अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हो तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है सत्र 2022-23 का, उसका जो मॉडल पेपर जारी किया उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले, पूरा कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन आपको देखने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। इसके अलावा जो आपके ब्लूप्रिंट से संबंधित जो प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, हर अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, वो सारा का सारा मैंने ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। जिसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और ऐसे जो मैंने पिछले साल भी मॉडल पेपर जो मैंने स्टडी 58 चैनल पर अपलोड किए थे, वहाँ से भी आपको उनको देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वहाँ मैंने जो पिछले साल वाला मॉडल पेपर, इसके अलावा 5 और अन्य मॉडल पेपर भी वहाँ पर अपलोड किए थे सॉल्यूशन के साथ में, उनको अच्छे ढंग से लिखे, जिनको आप यूट्यूब के अलावा जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, वहाँ से भी आप उन प्रश्नों को देख सकते हो और पढ़ सकते हो और अपने अध्ययन को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, धार दे सकते हो। इसके अलावा जो आपने अगर इतिहास विषय को अच्छी तरीके से नहीं समझा तो मैंने स्टडी 58 चैनल पर इन सारे आपके इतिहास के अध्यायों को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, उन्हें जरूर आप पढ़ें और अच्छी तरीके से उनका मनन करें। उसको आपकी इसके साथ साथ 12 के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी आपका नजरिया बहुत ही अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से वहाँ से समझाने का प्रयास किया कि बच्चे के अंदर जो बौद्धिक क्षमता का जैसा विकास करना चाहता है एनसीईआरटी, उसके अनुसार आपके अंदर बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो पाएगा। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट कर शेयर करना न भूलें, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको प्रारंभ। बाकी निर्देश पढ़ना 3.25 घंटे का समय, पूरा सिलेबस आएगा, 80 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये ऐसे ही निर्देश आपके जो बोर्ड का पेपर आएगा उसके अंदर आएंगे। बहुत अच्छी ढंग से इसमें पेपर को आपको सॉल्व करना है और मेरे साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी क्या करना है, इसके जवाब देते जाना, ठीक है ना। तो जैसे पहले आपके इसमें 12 प्रश्न, पहले प्रश्न के अंदर 12 प्रश्न अबसद वाले रहेंगे, ठीक है, तो उनको हम हल करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में, क्या वो राजस्थान में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान में भी नहीं, तो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। यहाँ से क्या हुआ, हमें स्टेडियम प्राप्त हुआ है और यहाँ से हमें क्या महत्वपूर्ण संरचना प्राप्त हुई। आपको अगर याद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। दूसरा है, किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया, क्या कुषाणों को? तो बिल्कुल नहीं, चुंगों को? तो बिल्कुल नहीं, मौर्यों को? तो बिल्कुल नहीं, तो किसको? सातवाहन वंश के, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी, तो इनके नामों के पहले उनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। आगे हम जो देखने वाले वो क्वेश्चन संख्या आपका 3 है। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक क्या शंकराचार्य? तो बिल्कुल नहीं, शंकराचार्य ने ही तो वो हिंदू धर्म प्रचलित किया था। फिर रामानुज जो भक्ति परंपरा से चुंद्रम, ये तो शैव धर्म से संबंधित थे, यानी जो नयनार संत थे। और जबकि इसके कौन है, बासवना, इसको हम वीर शैव परंपरा को हम लिंगायत के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों के कर्नाटक के अंदर बासवना, वीर शैव का मतलब शिव के वीर होता है, तो वो परंपरा को चलाने वाले यही थे। अगले क्वेश्चन देखिए, हर्ष चरित्र के लेखक क्या मयूर है? नहीं। कौटिल्य? नहीं। हर्षवर्धन? नहीं। तो कौन है, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी, एक तो हर्ष चरित्र और दूसरी थी कादम्बरी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 ग्रंथ लिखे थे, अगर आपको याद आ रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और कौटिल्य तो आपको याद आ ही रहा होगा, कौटिल्य ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला हम देखते हैं कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी। कॉलिन मैकेंजी जो एक अंग्रेज इंजीनियर था, तो उसने विजयनगर यात्रा कब की थी, तो 1800 ईस्वी के अंदर की। इसने ही हम्पी के जो भग्नावशेष है उनको प्रकाश में लाने का कार्य किया था। इन्हें विजयनगर को पहचान दिलाने का कार्य इसी कॉलिन मैकेंजी ने किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया करते थे, नौकरी किया करते थे। अगला हम क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे, विजयनगर के शासक को निम्न में से क्या सरदार नहीं, देव नहीं, राजाधिराज नहीं, तो क्या राय के नाम से, जैसे आप देखो कृष्णदेव राय, अच्युत राय, राम राय, तो इस तरीके से उनको क्या राय की उपाधि, वहाँ के शासकों को किस ना क्या कहा जाता था, राय के नाम से संबोधित किया जाता। जैसे मेवाड़ के शासकों को आप देखते राणा महाराणा लगाते हैं, तो वैसे ही इनको राय के नाम से। अगला हम देखते हैं अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची, तो ये थी मक्का। अफ्रीका में भी विशेषकर मोरक्को से ये निकले, तो इस रास्ते से भारत आया था मक्का। इसके अलावा भी खूब सारी फसलें जो भारत में, जैसे अनानास वगैरह, मिर्च, टमाटर वगैरह, तंबाकू, ये भी हमारे देश में नहीं होते थे, तो ये कहाँ से भारत के अंदर है, आपको अगर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगला हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो मुगल काल का रज्मनामा निम्न में से किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो क्या रामायण का नहीं, पुराण का, उपनिषद का नहीं, तो किसका है? महाभारत का। जो मुगल काल में खूब सारे ग्रंथों का क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद किया था। उसमें महाभारत का रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक नाम से उसका भी क्या किया गया? फारसी में अनुवाद किया गया। अगर आपको अनुवादकार तो याद नहीं होगा, याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? नाना साहिब नहीं, क्योंकि ये तो नाना साहिब तो कानपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह आराबिया से। वाजिद अली शाह भी नहीं होंगे, क्योंकि वाजिद अली शाह तो जिनको तो 1856 में अंग्रेजों ने हटा दिया था, ये अवध के नवाब थे। तो अब कौन थी इसमें? पीछे एक रह गया, झांसी की रानी वही थी जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसके बारे में कहते खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, तो वही है। अगला हम देखते हैं 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द है जो व्यक्त नहीं किया गया था? तो माशल्लाह व्यक्त किया गया था, महावारी व्यक्त किया गया था, हुल्लड़, रोला, ऐसे शब्द उस समय क्या होता था? प्रयोग में किया गया, जबकि ये विद्रोह शब्द प्रयोग में नहीं किया। तो सही यही होगा, विद्रोह। यहाँ आप देखते हैं रिवोल्ट, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, जबकि ये 1947 के अंदर जो लोग फिर जीवित रह गए थे, तो उस समय जो मार काट, खून खराबा हुआ था, जो सांप्रदायिक जो तनाव हुआ था, उसके बारे में उन्होंने ये शब्द, उन जो जीवित रहे लोग थे उन्होंने ये व्यक्त किए थे। अगला हम देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। तो आप बताइए BAR अम्बेडकर जो यानी भीमराव अम्बेडकर, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? आपको याद आ रहा? वैसे ये तीनों ही अलग अलग जो समितियां थी संविधान निर्माण की, उनके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में अंदर। अगला हम देखते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 12 जो ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? BAR अम्बेडकर ने नहीं, महात्मा गांधी जी ने तो नहीं, VN रामकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। तो इस तरीके से वो भी एक एक अंक के 12 प्रश्न हमने देखे, 5 ये 17 17 और 12 आगे और जाएंगे वन लाइनर, यानी ये कुल 29 प्रश्न आपके होंगे। तो इनको अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन करना है, यानी ये कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना, ऐसे छोटे प्रश्नों को तो आपको पढ़ना ही है। अगला हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी रिक्त स्थान ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। ये निकालने वाले कौन थे? ये जेम्स प्रिंसेप थे। कौन से? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने कब निकाला था? 1838 ईस्वी। एनसीईआरटी के अनुसार 1838, आपकी बुक्स के अनुसार कई जगह 1837 भी मिलता है। अगला हम देखते हैं कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के, तो किससे है? दादू पंथियों से है। ये भारत में रेलवे की शुरुआत सन तो कब हुई थी? यहाँ 1853 में हुई थी। किसमें? लॉर्ड डलहौजी के समय इसकी हुई थी। डेट याद रखने, वैसे 16 अप्रैल को हुई थी। मुंबई से थाना के बीच में 34 किलोमीटर तक ये रेल चली थी, लेकिन हम यहाँ सन ही केवल आपसे पूछा तो 1853 ही आपको यहाँ पर लिखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत, यहाँ भी ईस्वी पूछा, ईस्वी देखो यहाँ पर भी ईस्वी है, एडी एडी एडी, यानी सन पूछा तो यहाँ पर आपको लिखना है 1915। डेट आपको याद रखनी है तो बता देता हूँ, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला हम देखते हैं ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के लिए ईस्वी में, यहाँ भी सन लिखना। पहली बार चुनाव करवाए गए थे, तो ये कब करवाए गए थे? ये 1937 के अंदर पहली बार चुनाव करवाए गए थे। अगला जो हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब ये एक शब्द या एक पंक्ति में आपको इनके जवाब देने, ये भी एक एक नंबर के। इस तीसरे प्रश्न में भी 12 और प्रश्न हैं, ठीक है ना, एक एक नंबर के। जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें बौद्धिक क्षमता के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है और बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। मैंने पहले भी खूब सारे स्टडी 58 चैनल पर आप हिस्ट्री के वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया हुआ कि बौद्धिक प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते? तो यही पूछा है। तो हमें यह स्विमिंग पूल तो हमें इसके सीधा सा होना चाहिए, जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो स्नानागार मिला था उसको आपको यहाँ पर लिखना है कि मोहनजोदड़ो की स्नानागार से हमें याद दिलाते हैं, ठीक है। 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने तो किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना बनाई गई थी? तो ये विद्वान थे आपके VS सुकथांकर, इनका आपको नाम याद रखना। अगला है आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य? तो इसमें लिखना है कि बहिर्विवाह पद्धति से तात्पर्य गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, गोत्र से बाहर विवाह करने को। अगला हम देखते हैं अरबी में रचित अल ब्रूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम, तो इसका आपको नाम लिखना है किताब उल हिंद, किताब उल
हिंद आपको नाम इसमें लिखना है, ठीक है ना। जो अगला हम देखेंगे वो है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको इष्ट मानते थे। आलवार देखो दो प्रकार की भक्ति परंपरा थी, तो आलवार और एक नयनार। तो जो नयनार तो किसकी पूजा करते थे, वो तो शिव को भगवान मानते थे, अपना इष्ट मानते थे, जबकि आलवार किसको, विष्णु को। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार भगवान विष्णु को अपना क्या मानते थे, इष्ट मानते थे। अगला हम देखते हैं मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहा जाता है। तो आपको लिखना है मंदिर के प्रवेश द्वार को, ठीक है ना। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। अकबर मुगल बादशाह अकबर ने 1563 और 1564 में कौन से करों को समाप्त किया। तो 1563 में तो उन्होंने तीर्थ कर और 1564 में जजिया कर, इनको क्या किया था, समाप्त किया था। ये दोनों ही कर हिंदुओं से लिया जाता था, इन गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो अकबर ने अपने सुलह कुल की नीति के तहत इन करों को क्या कर दिया था, हटा दिया था। अगला हम देखेंगे अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास पूछा। अखिल भारतीय जो जनगणना है तो उसका जो पहला प्रयास है वो कब किया गया था, 1872 ईस्वी में। हालांकि भारत की जो नियमित जनगणना है वो 1881 से प्रारंभ हुई, उसके बाद हर 10 साल बाद में ये जनगणना की जाती है। हालांकि वर्तमान के अंदर जो 2021 के अंदर होने वाली जनगणना थी वो नहीं हो पाई, तो इस बार फिर से क्रम टूट गया है। अगला हम देखते हैं इसका नवा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला कब लिया। तो ये लिया था 16 अगस्त 1946 को लिया था। इससे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 10 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में सरकार बनाई। तो इसमें लिखना है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो 5 प्रांतों में, लेकिन सरकारें 7 प्रांतों में बनाई। कितने प्रांतों में बनाई, 7 प्रांतों में। हालांकि बाकी बुक्स में 8 प्रांत है, लेकिन आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी उसमें 7 प्रांत लिखा गया, तो 7 प्रांत ही आपको उसमें क्या करने हैं, लिखने हैं। अगला हम देखते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र और व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो वो किसको बनाना चाहते थे, केंद्र को बनाना चाहते थे। हिंदी और उर्दू से मेल बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो उस भाषा का नाम है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो हिंदी और उर्दू का क्या थी, मिश्रण थी। अब इसका खंड ब है। खंड ब के प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 4। तो अब हमने 29 नंबर के क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन कर दिया। अगर ये भी पार्ट आप अच्छी तरीके से, और 5 अंक का जो आपका मानचित्र है जैसे 34 नंबर हो जाते हैं, और फिर आपके स्कूल से 17 अंक भेजे जाते हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाए। बाकी इसमें शायद तो आप यकीन मानिए 70 नंबर, तो 70 से 75 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को, तो सबसे पहले हम ब्राह्मणों के कार्यों के बारे में देखेंगे। तो ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना तथा दान देना और दान लेना था, ठीक है। जबकि क्षत्रियों का कार्य क्या था, युद्ध करना था, लोगों की वो सुरक्षा प्रदान करना था, इसके अलावा न्याय करना था, वेद पढ़ना था, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। तो ये किसके काम थे, ये क्षत्रियों के। अगला क्वेश्चन देखेंगे ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्द में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम। तो इसमें खूब सारे, जैसे भारत के हम लिखेंगे तो भारत के महावीर हो गए, बुद्ध हो गए। ऐसे अगर आप लिखना चाहो जैसे यूनान के थे तो यूनान के जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, ईरान के जरथ्रूत है, चीन के खुंगतसी है। तो इसमें से आप किसी में 5 आपको लिखने, यहाँ इन्होंने 4 ही पूछा, 4 चिंतकों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं महायान बौद्ध मत के विकास में बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में कौन से बदलाव आए। तो इसमें बदलाव क्या आया, एक तो बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में अब माना जाने लगा, बोधिसत्व की अवधारणा उभरने लगी, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की अब क्या होने लगी, पूजा होने लगी थी। ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी जो उभर कर इनके व्यवहार में आने लगी थी। अगला हम देखते हैं जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्राचीन, इस पर विचार। तो सबसे पहले हम इसका अहिंसा के सिद्धांत, तो जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत क्या है कि जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों का नहीं मानना। तो ये सिद्धांत आज प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान संसार का माहौल हिंसक हो गया है, जिसमें इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, जानवर की तो बात छोड़। तो इस जैन धर्म के अगर अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया जाए तो इस संसार की जो काफ़ी सारी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है। तो आज हम लिख सकते हैं इसमें कि आज वर्तमान समय में हिंसा वर्तमान जो वातावरण है और सांप्रदायिक जो समस्या है उनका निवारण के लिए ये प्रासंगिक है। इस तरीके से आपको इसमें लिखना। अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 9 इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषताएं इन्होंने पूछी है।
तो भारतीय डाक प्रणाली की आप दो विशेषताएं, तो इब्न बतूता बताता कि भारतीय डाक प्रणाली के द्वारा कम समय के अंदर सूचनाएं उनकी प्रांतों से या राज्य के अन्य भागों से सूचनाएं केंद्र यानी राजधानी दिल्ली तक पहुंचाई जा सकती थी। इसके द्वारा कम समय में व्यापार और साथ में उधार का भी आदान प्रदान किया जाता था। उसने दो प्रकार की डाक व्यवस्था बनाई, एक तो अश्व डाक व्यवस्था जिसको उल्लूक के नाम से जाना जाता है, जबकि पैदल डाक व्यवस्था जिसको दावा के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन फिर से आपके बौद्धिक क्वेश्चन है, जैसे अभी ऊपर भी आया था, ये जैन धर्म वाला था, तो ये एक पहले भी आया, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ सकते हैं। जिसमें बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं, संक्षेप में समझे। तो आपको इसको लिखना, मैं इससे काफ़ी हद तक असहमत हूँ। इन्होंने तो पूछा कितने सहमत हो, तो आप इसमें या तो लिख दो कि मैं इससे काफ़ी हद तक असहमत हूँ, या इससे बिल्कुल कम ही सहमत हूँ। सहमत का पूछा तो आप बिल्कुल कम लिख सकते हो, क्योंकि आप इसमें फिर कारण भी आपको लिखना है, आगे लिखना है, क्योंकि बर्नियर ने जो भारत की तुलना पश्चिम से की है, पश्चिम यानी जो यूरोप के दृष्टिगत, लेकिन उसने भारत को निम्न कोटि का सिद्ध करने का किया, जो पूर्वाग्रह का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस आधार पर मैं क्या है, उसके जो वक्तव्य है उससे मैं क्या हूँ, सहमत नहीं हूँ। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर इंक्लूडिंग करनी है। जो आपकी पुस्तक में वही लिखना, थोड़ा सा अपना नज़रिए के हिसाब से लिखना, कि जो मैं किसी एक पक्ष से तुलना का पक्षधर नहीं हूँ, मैं कमी को कम, जो अच्छी बातों की प्रशंसा भी और जो बुरी बातों की उनको क्या करना, उनकी निंदा भी करना चाहिए, जबकि एक पक्षी में बात नहीं कह सकता। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में क्या करना, उल्लेख आपको करना। तो यहाँ पर वैसे विजयनगर किलेबंदी का वर्णन अब्दुल रज्जाक ने किया था, जो उन्होंने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। इसमें आपको लिखना कि अब्दुल रज्जाक ने दुर्गों के 7 पंक्तियों को अलग किया, शहर के साथ कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी किलेबंदी से घेरा गया। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, और जबकि इन दीवारों को जोड़ने में गारे, इनको क्या किया गया, गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में प्रयोग नहीं किया गया था। और ये विशाल जो दीवार थी, इसकी हम कह सकते हैं, या विशाल दीवार या विशाल जो राज मिस्त्री की जो संरचना थी, ये सुंडाकार आकार की थी। ऐसे आपको 2 अंक का क्वेश्चन है, तो 4 लाइनों में आपको जवाब लिखना है, ठीक है। मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिकाएं निभाती थी, तब पूछा है दोनों 1+1 का, तो महिलाएं कौन कौन सी भूमिका कृषि समाज में पूछा, तो आपको इसमें एक तो लिखना कि महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी फसल का दाना निकालने का काम करते थे। इसके अलावा दूसरा लिखोगे आप, सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने के लिए, गूंथने और कपड़ों की कढ़ाई जो कि दस्तकारी के काम है उसमें मदद किया करती थी। क्योंकि देखो, पुरुष के साथ साथ महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। जैसे पुरुष खेत जोतता था, तो महिलाएं क्या करती थी, बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि का दाना निकालने का काम किया करती थी। अगर पुरुष जैसे दस्तकारी का काम करता था, बर्तन बनाने काम, तो उसको मिट्टी गूंथने वगैरह का वो काम कौन करती थी, महिलाएं करती थी। कपड़ा बनाता, सूत काटने वगैरह का काम कौन, महिलाएं किया करती थी। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़कर कार्य किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगलकालीन खुद काश्त और पाई काश्त के किसानों में अंतर लिखना। तो आपको पहले लिखना है, खुद काश्त वे किसान हैं जो उन्हीं गाँवों में रहते जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरा लिखोगे फिर पाई काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अगला मुगल शासकों का वंशक्रम, तो आप लिखोगे पहले बाबर। अब आपको देखो समय याद है, समय आप लिख देना, नहीं तो सीधा नाम लिख देना, तो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। जैसे बाबर का समय 1526 से 1530, फिर हुमायूं हो गया, हुमायूं का समय 1530 से 40, और उसके बाद में 1555-56, क्योंकि इसके बीच के समय शेरशाह ने उससे राज्य हड़प लिया था। फिर अकबर है 1556 से 1605, उसके बाद जहांगीर है 1605 से 1627, फिर शाहजहाँ है 1628 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1707। अब बीच के शासकों की लिखने की जरूरत नहीं, फिर सीधा अंतिम मुगल बादशाह लिख देना, बहादुर शाह जफर 1857, अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्रम पूरा करना। अगला जो हम देखेंगे वो है 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी, है ना, सबसे महत्वपूर्ण। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लिखना है, ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की थी, जिसमें जमींदारों और रेतियों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विनिर्णयों से संबंधित तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक जो प्रशासन पर लिखित जो टिप्पणियां थी वो इसमें क्या की गई थी, शामिल की गई थी, ठीक है। तो ये इसमें लिखना है।
अगला लिखोगे उपनिवेश काल कुदाल और हल से क्या तात्पर्य, तो आप लिखोगे कुदाल पहाड़िया जनजाति के जीवन का प्रतीक था, जो उनकी अस्थायी जीवन शैली यानी जमीन खेती शिकार आदि से संबंधित था, जबकि हल संतालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था, जो स्थायी जीवन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का क्या था, घोतक था। तो ये कुल मिलाकर के आपको दोनों का लिखना है। अगला हम देखते हैं आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में महात्मा गांधी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट करना। तो इसमें आपको लिखना है कि उन्होंने कोशिश की थी कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को ना मारे, और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक के समुदाय को दिलासा दी थी, उनकी सुरक्षा की दिलासा दी थी। और गांधी जी पैदल गांव-गांव पहुंचे और लोगों को एक दूसरे के प्रति हिंसा न करने के लिए समझाया, तथा दोनों समुदाय को पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की भी कोशिश की दोनों समुदायों में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना। आगे देखो खंड स आ गया है, बड़े वाले 3-3 अंक के क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक टाइप के। अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करोगे तो इनका भी मैं उत्तर बना के वीडियो दे दूंगा। इस खंड जो स और खंड द के अंदर आपको क्या करना है, ये बड़े क्वेश्चन है, इनमें से एक एक करना। देखो अथवा वाला यहाँ दिया, जैसे 21वें का ये भी क्वेश्चन है, ये भी मोहनजोदड़ो का निचला सर दुर्ग से किस प्रकार बनता, क्या दुर्ग पर माल गोदाम व विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी थी, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। या तो ये आपको अच्छे तरीके से आता वो करना है, या हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन, इन दोनों में से एक करना है। जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का मूल्यांकन, तो ये तो पिछली बार मैंने आपको करवाया था, जब पिछले जो आपका मॉडल पेपर उसमें जाकर देख लीजिए, आप लोग कबीर क्लासेज 58 पर जाकर देख लीजिए, वहाँ इसका मैंने पूरा लिखा हुआ है इसका आंसर। फिर ये निजी पत्रों या अथवा में ये कर सकते हैं, 2 प्रश्न हैं इस टाइप के। ठीक है ना, अब आपको मैं मैप वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, अब मैप वाले में भी आपको क्या करना है, या तो ये वाले 5 स्थान आपको भरने हैं, ठीक है ना, या फिर ये वाले 5 स्थान आपको भरना है। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें से भर दिए कुछ इसमें से भर दिए तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, या तो 5 ये भरिए या 5 ये भरिए, जिनमें से भी ज़्यादा स्थान आपको भरने आते। अब मैं सीधा आपको मानचित्र पर ले चलूँगा। अब हम भारत के मैप के अंदर ये स्थान अंकित करेंगे। जैसे पहला आपका स्थान था कौशाम्बी, तो आपको पता है कौशाम्बी आपके कहाँ पर है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश वाले इलाके के अंदर आप क्या भर देंगे, कौशाम्बी। ठीक है ना, फिर आपके मिठाथल कहाँ पर था, हरियाणा के अंदर, ये वनावली मिठाथल राखीगढ़ी ये तो हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पर आपको अंकित कर देना। अब आपके उसमें राज्य अंदर दिए आए तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल आपको राज्य के अंदर ही भर देना है, नहीं आए तो इसको अंदाज करके भर देना है। जैसे खेड़ा, तो खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खेड़ा। और उसके बाद पूना था, तो पूना यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये पूना। उसके बाद में आपको पांडिचेरी, तो पांडिचेरी है तमिलनाडु के अंदर इधर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पांडिचेरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 स्थान आपके हो गए, इस तरीके से पढ़ लो। ठीक है, अब अगले 5 स्थान हम देखते हैं दूसरे अथवा वाले या दूसरे, जिसमें चंपा, ये बिहार के अंदर है चंपा। और अगला है धोलावीरा, तो धोलावीरा कहाँ पर है, यहाँ पर गुजरात के अंदर है, तो ये लिख देंगे हम धोलावीरा। उसके बाद है बारदोली, तो बारदोली भी आपके कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर लिख देंगे बारदोली। ठीक है, फिर मेरठ, तो मेरठ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ हम लिख देंगे मेरठ। फिर है सोलापुर, सोलापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोलापुर। तो इस तरीके से आपको स्थानों का क्या करना है, अंकन करना है। इसके अलावा मैंने मानचित्र से संबंधित खूब वीडियो मैंने स्टडी 58 चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिए। उसके अलावा मानचित्र से कोई बाहर जाने वाला नहीं, हालांकि पिछले साल क्या सिलेबस वही है, स्थान वही आने वाले, तो कोई उसमें 3-4 वीडियो होंगे अलग अलग। और इसके अलावा मैंने हर मॉडल पेपर के पीछे ऐसे ऐसे 10-10 स्थान भी मैप में करवाए, तो वो भी देखें। तो मैप के लिए कोई अब एक्स्ट्रा वीडियो की आवश्यकता नहीं, वहाँ से आप देख करके अपना अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।